मैं नवीन सर आप लोग को एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि कोविड-19 के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा चेंज किया गया है। पहले एग्जामिनेशन में क्या है कि आपका सारा बुक से क्वेश्चन करता था, पूरा बुक से सिलेबस करता था, लेकिन अब क्या है बुक में सिलेबस को घटा दिया गया है और एग्जाम के पैटर्न को भी घटा दिया गया है। कहने मतलब है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपका कम कर दिया गया है, जिसके तहत आपका 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा और प्रत्येक ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक लगाना है। गुड, 20 हो गया। फिर आपका 12 नंबर रहेगा फिल इन द ब्लैंक, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर रहेगा जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना होगा। फिर आपका 4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के तहत क्या है आपको कि इसमें आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 50 शब्द में 50 शब्द में इसको डील करना होगा। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जो 4 नंबर का रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा, मतलब ये 16 मार्क्स का हो गया आपका। 4 क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 रहेगा जो आपका 8 नंबर का रहेगा, आपको डील करना है। मतलब टोटल 80 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होगा। ये अकाउंट पेपर का, ये जो सिलेबस बता रहे हैं ये आपका अकाउंट पेपर का है। ठीक है, अब आपको हम क्या है कि प्रत्येक चैप्टर का आपको हम वीडियो बना करके सेंड करेंगे। आप इसको रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको समझने में पढ़ने में काफी आसानी होगी। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम प्रत्येक चैप्टर को आप वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे। ठीक, ओके। आप लोग का अकाउंट के तहत जो पहला लेसन है उसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका सिर्फ 12th का पेपर नहीं है, ये आपको ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 के तहत भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जानिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये बिजनेस एक्टिविटी का एक पार्ट होता है। जैसा कि हम लोग 11th में पढ़ चुके थे कि बिजनेस एक्टिविटी आपका 2 एक्टिविटी होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है जिसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत हम सब जानते हैं कि इसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और इसके तहत क्या होता है, हर बिजनेसमैन क्या करता है, कोई भी बिजनेस करता है, चाहे उसका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेस का एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी टर्म से हमको लाभ की प्राप्ति हो। लेकिन दूसरा एक्टिविटी जो होता है वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इसके तहत समाज कल्याण के लिए या देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए या कह सकते हैं कि सामाजिक कल्याण करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक के तहत हमारा कुछ संस्थाएं आते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, कुछ आश्रम, विधवा आश्रम, बाल आश्रम, मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे क्लब, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका एक उद्देश्य होता है कि समाज का कल्याण किया जाए। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारे अकाउंट बनता है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत बेसिकली हम लोग का 3 अकाउंट बनता है। एक बनता है रिसीव पेमेंट जो रियल अकाउंट है, एक बनता है इनकम एक्सपेंडिचर जो नॉमिनल अकाउंट है, और एक बनता है बैलेंस शीट। लेकिन इसके साथ साथ बेसिकली कुछ हम लोग का और टॉपिक है इसमें, जैसे हम लोग का बनता है सब्सक्रिप्शन बनता है, कंज्यूमर गुड्स बनता है, फंड बनता है, कुछ और स्टॉक्स बनते हैं। तो कंडीशन ये हमारा सॉल्व किया जाता है। अब इसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन को बोलते हैं चंदा। चंदा इसका डिफिनेशन ये होता है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप जब मेंबर बनते हैं तो मेंबर बनने के पश्चात जो मेंबरशिप फी आप जमा करते हैं, मेंबरशिप फी जमा करते हैं, वो आपके लिए सब्सक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जब भी सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली इसमें 2 चीज यूज करते हैं। एक यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटीज है, और एक यूज करते हैं एडवांस। तो जब भी हम सब्सक्रिप्शन सॉल्व करते हैं तो सब्सक्रिप्शन के फॉर्मेट के तहत हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट कॉलम बनाते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसिप्ट लिखते हैं, उसमें 2 प्लस करते हैं। प्लस क्या करते हैं, प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर। जब भी सब्सक्रिप्शन सॉल्व करते हैं तो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर का अमाउंट को हम प्लस करेंगे और एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग ईयर को हम प्लस करेंगे। ये 2 चीज प्लस करेंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर। जस्ट इसका उल्टा कहने मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन इन ईयर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये कैलकुलेशन करने के पश्चात हम क्या निकालेंगे, सब्सक्रिप्शन निकालेंगे। जब सब्सक्रिप्शन निकालते हैं तो उसके बाद हम बनाते हैं फंड। फंड क्या होता है
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में जो बड़ा कार्य करना होता है, जब बड़ा कार्य करना होता है तो उसके लिए हम कुछ कोर्स लगाते हैं, कुछ फंड देते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है या किसी पर्सन द्वारा दिया जाता है, तो वो राशि हम लोग का क्या कहलाता है, फंड कहलाता है, जिसको हम कहते हैं टूर्नामेंट फंड, क्रिकेट फंड, स्पोर्ट फंड। कहने मतलब किसी भी कंडीशन में बड़े रूप में जब राशि इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग का वो फंड कहलाता है। तीसरा हम लोग को होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, इसको बोलते हैं उपभोग सामग्री। कंज्यूमर गुड्स मतलब होता है कि किसी भी संस्था द्वारा किसी भी गुड्स को जब उपभोग किया जाता है, मतलब यूटिलाइज किया जाता है, तो उस संस्था के लिए वह गुड्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। क्लियर? तो इसके बाद हमारा बनता है रिसीव एंड पेमेंट। जब रिसीव पेमेंट बनता है तो ये आप जान लीजिएगा कि रिसीव्ड और जो पेमेंट है ये एक आपका रियल अकाउंट है। रिसीव पेमेंट आपका एक रियल अकाउंट है, और जब भी ये सॉल्व होता है तो कंडीशन के तहत जो भी हमारा प्राप्त होता है वो हमारा रिसिप्ट होता है, और जो हम लोग का खर्चा होता है वो हम लोग का क्या होता है, पेमेंट होता है। तो रिसिप्ट कॉलम जो बनता है हम लोग का, तो रिसिप्ट के तहत हम लोग क्या करते हैं, जब फॉर्मूला क्या बनता है तो रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट कॉलम बनता है। सबसे पहले टू बैलेंसबिलिटी लिखते हैं। ये बैलेंसबिलिटी क्या होता है, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस भी कर सकते हैं। इसके तहत हम दो चीज पुट करते हैं, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। उसके अंतर्गत टू के तहत हम रिसिप्ट में कुछ बेसिक आइटम्स लिखते हैं। लेकिन रिसिप्ट के तहत अब जान लीजिएगा, किसी भी कंडीशन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा प्राप्त होता है वो रिसिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिसिप्ट कहलाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा है, कुछ आइटम ऐसा है जिसको जानना जरूरी है, जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, फंड, लॉकर रेंट, ऑल फी। किसी भी कंडीशन से फी प्राप्त करते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस फी छोड़कर, ठीक है। उसके बाद हमारा किसी भी कंडीशन में ऑल इनकम्स, किसी भी कंडीशन से इनकम प्राप्त करते हैं। सेल ऑफ एसेट्स, किसी भी कंडीशन में यदि एसेट सेल करते हैं तो आपका वो इनकम होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पेमेंट कॉलम में क्या करते हैं, जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, हॉर्निज्म सिक्योरिटी हो गया, हमारा पोस्टेज हो गया, टेलीग्राम हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, परचेज ऑफ एसेट्स हो गया, किसी भी कंडीशन से जो मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है वो हम लोग का पेमेंट होगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग इसको जोड़ देते हैं। जिस प्रकार हम लोग ओपनिंग लिखते हैं टू बैलेंसबिलिटी, उसी प्रकार इसका आंसर जो निकलेगा वो होगा बाय बैलेंस शीट। इस सीडी में क्या करेंगे, यदि ओपनिंग दिया रहेगा तो क्लोजिंग में निकलेगा कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिसीव और पेमेंट की तरह ही होता है, बस जान लीजिएगा। इनकम एक्सपेंडिचर आपका रिसीव और पेमेंट की तरह होता है। इसमें कंडीशन ये होता है कि जो भी आइटम्स रिसीव्ड होता है वो आपका इनकम में आ जाता है, जो भी आइटम्स पेमेंट होता है वो क्या जाता है, एक्सपेंडिचर में जाता है। लेकिन बेसिकली दो आइटम इसमें पुट आउट नहीं होता है, एक हमारा ओपनिंग का अमाउंट, क्लोजिंग का अमाउंट, सेल और परचेज। कंडीशन में जो भी रिसिप्ट के तहत हम टू बैलेंस बिल लिखते हैं, सेल ऑफ एसेट लिखते हैं, उसको हम लोग इनकम में पुट आउट नहीं करेंगे। पेमेंट में जो हम लोग परचेज ऑफ एसेट लिखते हैं, और बाय बैलेंस शीट जो आइटम्स रहता है ओपनिंग के तहत, क्लोजिंग के तहत, कैश इन हैंड, कैश पेमेंट, इसको भी हम लोग पुट आउट नहीं करते हैं। तो इसके पश्चात हम क्या करते हैं, दोनों आइटम को पुट आउट करते हैं। कहने मतलब जैसा कि बता रहे थे कि इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिसीव और पेमेंट की तरह होता है, जिसके अंतर्गत ऑल रिसिप्ट जो होता है वो इनकम होता है, और ऑल पेमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। बेसिकली जान लीजिएगा कि यदि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो बाय में जो लिखते हैं वो लिखते हैं डिफिसिट, वहां लिखते हैं एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और यदि आपका इनकम ज्यादा होता है तो लिखते हैं ट्रू सरप्लस एक्सेस इनकम वर एक्सपेंडिचर। इसको पुट करने के बाद ये बस जान लीजिएगा कि इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट लॉस में अंतर ये होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है ये डिफिसिट और सरप्लस निकालने के लिए बनाया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर सरप्लस और डिफिसिट निकालने के लिए बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट लाभ और हानि निकालने के लिए कहते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसमें कुछ बेसिक आइटम्स होता है, उसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। जैसे इसमें स्पेशल फंड होता है। स्पेशल फंड क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ विशेष कार्य करने के लिए किसी संस्था द्वारा या किसी पर्सन द्वारा जो राशि कोष के रूप में जाता है वो स्पेशल फंड होता है।
जैसे टूर्नामेंट फंड के लिए हम कोई राशि दे रहे हैं, पुरस्कार वितरण के लिए कोई राशि दे रहे हैं, मतलब फंड के रूप में जब हम स्पेशल कार्य करने के लिए, विशिष्ट ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो फंड देते हैं वो होता है स्पेशल फंड। उसके बाद होरिजोनल सिक्योरिटी। होरिजोनल सिक्योरिटी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सदस्य द्वारा जब मेंबर बन जाता है और उसके द्वारा जो काम किया जाता है, उसके द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क किया जाता है, जो सेवा प्रदान की जाती है, तो वो हम लोग कहता है होरिजोनल सिक्योरिटी। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में जो गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो काम करते हैं या करते हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए जो राशि फिक्स किया जाता है ना, वो कहलाता है होरिजोनल सिक्योरिटी। गुड। फिर हमारा होता है एक लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है कि आजीवन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आजीवन यदि सदस्य बनना चाहते हैं तो आजीवन सदस्य बनने के लिए जो सदस्यता चार्ज जमा करते हैं, जो मेंबरशिप फी जमा करते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। उसके बाद होता है इंट्रांस फी। इंट्रांस फी क्या होता है, इंट्रांस फी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में, ये जो आप एंट्री फी जमा करते हैं, ट्यूशन फी कर सकते हैं, एजुकेशन फी कर सकते हैं, लेक्चर फी कर सकते हैं। एक लेक्चर द्वारा कॉलेज में जो लेक्चर दिया जाता है उसके बदले में जो फी प्राप्त करता है उसके लिए वो लेक्चर फी कहलाती है। ये एक तरह का इनकम है और रिसिप्ट भी है। उसके बाद इंडोर्समेंट फंड होता है। इंडोर्समेंट फंड होता है कि कहते हैं जायदाद के रूप में या वसीयत या उपहार के रूप में जो आपको राशि प्राप्त मिलता है, जो धनराशि आपको मिल रहा है, वो आपका इंडोर्समेंट फंड होता है, जो आपको ये अनुमान नहीं है कि हमको मिलेगा, लेकिन मान लीजिए आपको पता चलता है कि मेरा जायदाद इतना है, हमारा रिलीजियस इतना है, हमारे पास उपहार आने वाला है, गिफ्ट आने वाला है, तो उस राशि, वो राशि जब फंड के रूप में आता है ना, तो इंडोर्समेंट फंड कहलाता है। फिर हमारा होता है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट क्या होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जिस बैंकों द्वारा प्रत्येक कस्टमर की सुविधा के लिए कुछ सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें आप अपनी कुछ संपत्ति को सुरक्षा के रूप में बैंकों में जब सेफ रखते हैं, तो बैंक द्वारा जो सर्विस दी जाता है वो आपका कहलाता है लॉकर रेंट। ठीक है। कंक्लूजन यही हुआ कि हमने जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया, उसका बेसिक ये थीम है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लाभ के उद्देश्य न छोड़कर सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक सेवा करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो हम लोग का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो इसके तहत बेसिकली माइंड में आप एक बात सेट कर लीजिएगा कि आपके तहत जो भी संस्था आता है जो सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है वो आपके लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसमें बेसिकली 3 अकाउंट बनता है। पहला हम बताएं इनकम रिसीप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। जैसा कि आपको बताएं कि रिसिप्ट्स आपका इनकम होता है और पेमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ये बात जान लीजिएगा कि यदि आपका इनकम ज्यादा होता है तो सरप्लस निकलता है डेबिट साइड में, और यदि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो डिफिसिट निकलता है। प्रश्न में यदि आपका कैपिटल फंड न दिया गया हो तो इस बात को याद रखिएगा कि पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद क्या बनेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से आपका कैपिटल फंड निकलता है और उस कैपिटल फंड को हम लोग यूटिलाइज करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो इसके अंतर्गत बस माइंड में सेट रखिएगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसके तहत आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। आगे चैप्टर का वीडियो में आपको भेजेंगे, ध्यान सुनेंगे आप लोग। ठीक है।